Good afternoon, everyone. Can you hear me? Say hello. Active ho? Yes. Give me a smile first. हम खुशी खुशी हम एक टॉपिक पढ़ने वाले विच इज कोल एंड पेट्रोलियम राइट। देखा है सबने कोल पेट्रोलियम? किस किसने देखा है? रेज योर हैंड्स। किस किसने कोल देखा है? ओके और किस किसने पेट्रोलियम देखा है? रेज योर हैंड्स। किस किसने पेट्रोलियम देखा है? अच्छा और किस किसने दोनों देखे हैं? कुछ बच्चों ने कुछ भी नहीं देखा। Some girls are not even raising their one hand, मतलब उन्होंने दोनों ही नहीं देखा। ओके तो देखा तो सबने है, लेकिन ये कहाँ से आता है, कैसे बनता है, वो प्रोसेस भी हमें पता होनी चाहिए। ठीक है तो हु नोज कि कोल हमें कहाँ से मिलता है? कौन मुझे बता सकता है? रेज योर हैंड्स हु कैन टेल मी। कहाँ से मिलता है कोल? कहाँ से आता है? हु कैन टेल मी? Raise your hands who would like to tell me. Yes. Uh, which section? Anything? Anybody from girl side? Girl side से कोई भी नहीं. Boys are ready to tell me the answer, but girls, you're not interested in answering. हाँ जी. कौन से हाल से पूछा जाए? और बिंदु this class 8 और बिंदु सेक्शन है या आप हाउस बोलते हैं, आई डोंट नो। यहाँ से कौन सी गर्ल मुझे आंसर देना चाहेगी? टेल मी। कम फॉरवर्ड, अनम्यूट योर माइक, टेल मी फ्रॉम वेयर डू यू ऑब्टेन कोल? और बिंदु नो, नो गर्ल नोज द आंसर। आई डोंट थिंक दिस इज ट्रू। ओके विलिंगली जो आके बताना चाहते हैं फटाफट मुझे बताओ कहाँ से मिलता है हमको कोल? नोबडी नोज इट। फिर तो मुझे ही बताना पड़ेगा। 300 मिलियन अगो पहले जो भी डेंस फॉरेस्ट थे और स्वैम्प थे, वो सारा जो भी अर्थ क्रस्ट, अर्थ सॉइल के अंदर या सी के अंदर जो भी उस वक्त प्लांट्स और एनिमल्स के डेड डिकेइंग जो भी बने हुए मिलियंस ऑफ इयर्स अगो बाद, उन्हीं से कोल एंड पेट्रोलियम बना। ठीक है जो आज हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं अपनी कार्स रन करने के लिए या घरों में एज अ फ्यूल यूज करते हैं। कोल भी आपने देखा होगा तंदूर में जब तंदूरी रोटी खाते हैं या तंदूरी पराठा खाते हैं तो तंदूर में जो कोल यूज होता है, या फिर जो धोबी प्रेस कर रहे होते हैं उनके आयरन जो केसेस होते हैं उनके अंदर आपने कोल देखा होगा। पेट्रोलियम में आप जब पेट्रोल पंप पे जाते हैं, डीजल पेट्रोल ये क्या है? पेट्रोलियम है राइट। सो ये जो क्रूड ऑयल होता है, जो ऑयल हमें मिलता है, उसमें बहुत सारी ऑयल्स की फ्रैक्शन, ये केरोसिन, डीजल और से पेट्रोल, ये सारी फ्रैक्शंस है जो उस क्रूड ऑयल से, इम्प्योर ऑयल से मिली। तो इम्प्योर इसलिए है क्योंकि इसमें सारी चीजें मिक्स है, लेकिन हमें जो चाहिए हमें उससे ऑब्टेन करनी पड़ेगी। तो उसको ऑब्टेन करने के लिए, उसको सेपरेट करने के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं राइट। ये टेक्निक है हमारे पास डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम दो लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं। सी आई हैव योर नेम्स, आई कॉल यू वन बाय वन। अगर आप मेरी बात नहीं सुनोगे तो यू बेटर लिसन केयरफुली राइट। मेरे पास बच्चों के नाम है, लिस्ट है। तो अगर कोई मुझे लगा कि अच्छे से नहीं सुन रहा तो फिर वो मुझे मेरे क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे। ठीक है तो ध्यान से सुनो राइट। तो हम बात कर रहे हैं कि जो क्रूड ऑयल हम ऑब्टेन करते हैं दैट हैज टू बी separated into different fraction and the process used for it is distillation right। distillation process किस चीज पे बेस्ड है? ये कहता है कि अगर दो लिक्विड्स को आपको सेपरेट करना है तो ऐसे एक फ्लास्क होती है, इसको हम डिस्टिलेशन फ्लास्क बोलते हैं।
इस फ्लास्क में हम दोनों लिक्विड्स को पुट करेंगे। अब फर्क क्या होता है कि इन दोनों लिक्विड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिफरेंट होता है। मान लो एक का बॉइलिंग पॉइंट 100 है और एक का बॉइलिंग पॉइंट 150 है, तो आपको क्या लगता है, 100 वाला जल्दी बॉईल करेगा या 150 वाला? रेज योर हैंड्स हु थिंक 100 वाला जल्दी बॉईल करेगा। रेज योर हैंड्स हु थिंक दैट 100 वाला लिक्विड जल्दी बॉईल करेगा। ओके, दैट मीन्स जिन्होंने अपना हैंड रेज नहीं किया, दे थिंक कि 150 वाला जल्दी बॉईल करेगा। रेज योर हैंड्स हु थिंक कि 150 वाला लिक्विड जल्दी बॉईल करेगा। ओके, आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लोअर योर हैंड्स। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस वक्त लिक्विड जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए। लिक्विड जब वेपर में कन्वर्ट, वेपर्स पता है ना, जब आप पानी बॉईल करते हो तो उसमें से वेपर्स निकलते हैं, ठीक है? तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है पता है सबको? कितना है बॉइलिंग का, पानी का बॉइलिंग पॉइंट? इट्स 100 डिग्री सेल्सियस, राइट? तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। और एक दूसरा लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट 150 है, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसका मतलब होता है इसको ज्यादा हीट चाहिए बॉयल होने के लिए, ठीक है? तो अगर मैंने एक साइड वाटर रखा है और एक साइड दूसरा लिक्विड रखा है जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो वाटर के वेपर जल्दी बनेंगे एज कंपेयर टू सेकेंड लिक्विड, ठीक है? तो जिसका बॉइलिंग कम होता है बॉइलिंग पॉइंट, वो जल्दी वेपर बनाता है। तो हमने कहा था कि हम दो लिक्विड्स लेंगे, एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 100 और एक का 150। तो क्या होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है दैट विल राइज फर्स्ट। हमें कैसे पता चलेगा दैट बॉइलिंग पॉइंट हैज रीच्ड टू 100 डिग्री सेल्सियस? See, here is the thermometer placed. This thermometer will tell us. अभी यहाँ पर हमें टेम्परेचर 100 डिग्री से, रेड लाइन इसमें होती है, ब्रोमीन की ये लाइन होती है, ब्रोमीन इसमें फैल होता है। तो this will rise and we'll see that 100 degree Celsius has reached, and we'll know कि अभी यहाँ से वो लिक्विड वेपर्स बनाना शुरू कर चुका है। At this temperature, that is at 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ से जब वेपर्स बनेंगे वो इस ट्यूब से पास कर रहे हैं, ठीक है? इस ट्यूब में जब वेपर्स जाएंगे, ये जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है ना, दिस इज कोल्ड वाटर, ठंडा पानी है ये, राइट? तो ठंडा पानी क्या करेगा, इस वेपर को कंडेंस कर देगा और ये वेपर ठंडा होके इधर हम कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? आई रिपीट, क्या हुआ कि दो लिक्विड्स थे, एक लिक्विड 100 डिग्री सेल्सियस, दूसरा लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 150 डिग्री सेल्सियस। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो वेपर्स बनाएगा, हमें यहाँ से टेम्परेचर दिख जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उस वक्त हम यहाँ पर उसके वेपर्स को पास करवाएंगे, ठंडा पानी यूज करके उन वेपर्स को कंडेंस करेंगे। कंडेंस करना मतलब कंडेंसेशन इज द प्रोसेस जहां हम वेपर्स को लिक्विड में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हम वेपर्स को लिक्विड में चेंज करके इधर कलेक्ट कर देते हैं, इसको बोलते हैं डिस्टिलेट, राइट? लेकिन फिर थोड़ी देर बाद और हीट करते रहोगे जब आप, तो इस थर्मामीटर पे 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रीच हो जाएगा। इसका मतलब जो सेकेंड लिक्विड है आपके पास, अब उसकी बारी है, उसका टेम्परेचर रीच हो चुका है। तो अब जब वो वेपर्स बना रहा होगा, उन वेपर्स को हम यहां से पास करवाएंगे और इधर बाहर, ये ट्यूब अलग है, अंदर वाली ट्यूब अलग है, यहाँ से सिर्फ वेपर जा रहे हैं, बाहर उस ट्यूब के बाहर ये ब्लू कलर का ठंडा पानी है, ठीक है? तो ये ठंडा पानी क्या करता है, उन अंदर वाले वेपर्स को, वो तो गर्म होंगे ना, वो उन वेपर्स को कंडेंस कर देगा, उनको लिक्विड में चेंज कर देगा और ये लिक्विड को हम अलग से कलेक्ट कर लेंगे। तो क्या पहले हमने 100 वाले को कलेक्ट किया और फिर हमने 150 वाले को कलेक्ट किया।
तो इस तरीके से हमने दोनों लिक्विड्स को सेपरेट कर दिया या प्योरीफाई कर दिया। लेकिन देखो, ये जो सिंपल डिस्टिलेशन वाली प्रोसेस होती है, इसमें जो लिक्विड्स हैं वो तभी सेपरेट हो सकते हैं अगर उन लिक्विड्स में कम से कम 40 टू 50 डिग्री सेल्सियस का या कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस से तो ज्यादा का डिफरेंस होना ही चाहिए। अगर बहुत डिफरेंस है, जैसे हमने एक 100 लिया था, एक 150 लिया था, तो काफी डिफरेंस है, तो इट इज इजी for separation. The separation of these two liquids is easy with the help of simple distillation. But if this temperature difference is less, अगर ये टेम्परेचर डिफरेंस इतना नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक और प्रोसेस है which is called fractional distillation. We have to follow that. ठीक है, इसमें आपको यहाँ देखो, ये तो सिंपल डिस्टिलेशन की प्रोसेस हो गई। अ सिंपल डिस्टिलेशन मीनिंग is a process of purifying the liquid. हमने प्योरीफाई किया, सेपरेट किया, अलग किया, ये कह लो प्योरीफाई किया। प्योरीफाइंग अ लिक्विड by heating it into vapor. यहाँ से हम हीट कर रहे हैं, प्रोवाइड, ये बर्नर है, इससे हम इस फ्लास्क को हीट कर रहे हैं। इसके अंदर सॉल्टी वाटर है, तो इस सॉल्टी वाटर में से वेपर वेपर निकल रहा है कि जिसे वाटर हमने लिया, तो वाटर का मैंने आपको बताया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो 100 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर रीच किया, यहाँ पर इसने लेबल किया कि 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर अभी रीच कर चुका है। तो फिर इस टेम्परेचर पे जो भी वेपर्स यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से देखो पास कर रहे हैं, और ये कूलिंग वाटर यहाँ से हम डाल रहे हैं और ऊपर वाली साइड से बाहर निकाल रहे हैं। तो जब इस कूलिंग वाटर को यहाँ से पास कराते हैं, इस ट्यूब में जितने भी वेपर्स हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, और इस लिक्विड को हम बीकर में कलेक्ट कर लेते हैं, राइट। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग एनीथिंग टू लिक्विड स्पेशली। ओके, फिर ये प्रोसेस आपने पढ़ी होगी जिसमें हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करते हैं कोल से। The process is called destructive distillation of coal. किस किसने इस क्लास में क्या है कवर हुआ? Covered this topic, destructive distillation of coal. Raise your hands. किस किसने कवर किया है? And who knows the process as well? Who knows what do we obtain in this? Nobody knows. Don't you listen carefully in the class? Okay. Okay, some of you know it, but not all of you. This is not good. You should listen to your teacher, right? थोड़ा तो पता होगा, या बताना नहीं चाहते मुझे कि मैम को पता लग जाएगा क्या होता है डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन? कोई बताना चाहता है मुझे? Who would like to tell me what is the process of destructive distillation of coal? Come on, share your knowledge and please sit properly. Share your knowledge. Who knows? Raise your hands who would like to tell me. या फिर मैं आपसे पूछूं? मैं पूछूं क्या? Can I? John Betta, please tell. The process of destructive distillation. Yes. It is the process in which it is the process of obtaining or useful products in the absence of oxygen. Very good. Please say. Good. So it is the process in which we obtain useful products by heating coal in the absence of it. But can you tell me why is this coal heated in the absence of air? Who knows the answer? Why not in presence of air? Definition तो आपने लर्न की है कि कोल को जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करनी है तो हमें उसे एब्सेंस ऑफ एयर में करना है,
हीट करना है, बट हु नोज द आंसर, व्हाई नॉट इन प्रेजेंस ऑफ एयर? मैम अगर मैं उसकी ना सारी इम्प्योरिटीज मैं निकल जाती है मैम एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन में। इम्प्योरिटी जाती है। यस मैं तो पूछ रही हूँ कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या नुकसान है, फिर उसमें नहीं निकलती। जो इम्प्योरिटी है वो खत्म नहीं होगी बस मैं नहीं। ओके, थैंक यू बेटा, बैठो। Listen to me now. See, we do not burn this coal in the presence of air because it will combine with air and it will undergo combustion. उससे क्या होगा? वही खुद ही मतलब जल जाएगा। जो भी ऑयल्स है हमारे लिए फ्यूल है, हम यहाँ पर उससे भी फ्यूल ही ऑब्टेन कर रहे हैं। जो भी हमारे बाय प्रोडक्ट्स इसमें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मिल रहे हैं, जैसे हमें कोल गैस मिल रहा है, हमें कोल टार मिल रहा है, इन सब का यूज क्या है हमारे लिए कि हम इनको एज अ फ्यूल यूज करना चाहते हैं। अगर मैंने यहाँ पर इसको एयर की प्रेजेंस में हीट कर दिया तो ये खुद ही जल जाएगा। अब उस अगर खुद जल रहा है तो मुझे उसका यूज होना चाहिए ना, कि वो मुझे एज अ फ्यूल मिले, लेकिन वो तो बेकार हो जाएगा फिर। तो हम एयर इसलिए नहीं यूज करते कि कहीं इसी की कंबशन ना हो जाए, यही जल के ना खत्म हो जाए। हमें इसको जला के खत्म नहीं करना है, हमें इससे ऐसी प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करनी है जिनको हम एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये पाउडर्ड कोल है, इसको बॉइलिंग ट्यूब में पुट किया, इसकी कंबशन जी। मैं कभी न बर्न किया ऐसे सॉरी, कभी न बर्न किया ऐसे तो कभी न हुआ ऐसे मैम हुआ ऐसे यस it will burn to ash ओके फाइन, वेरी गुड, ठीक है, गुड, ठीक है। तो हाँ, तो हमारे पास आया कोल गैस विच इज द फर्स्ट प्रोडक्ट एंड इट कंसिस्ट्स ऑफ मेनली मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब आपको पता है जो हमारे घरों में सिलेंडर यूज होते हैं उसके अंदर भी मीथेन गैस यूज होती है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड को, उसके और भी बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे हम जब ओर्स होती हैं जो हमारे पास, उनसे मेटल ऑब्टेन करना होता है तब हम कार्बन मोनोऑक्साइड को यूज करते हैं, तो उसके भी हमारे बहुत सारे यूजेस हैं जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। और हाइड्रोजन तो एक बहुत अच्छा फ्यूल है, H2 गैस एक बहुत अच्छा फ्यूल है। उसके साथ बस प्रॉब्लम ये है कि वो कंप्रेस नहीं हो पाता इजीली। तो जैसे हमारे जो एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसका फायदा ये है कि हम उसको कंप्रेस करके सिलेंडर में भर सकते हैं, बट जो हाइड्रोजन है वो कंप्रेसिबल नहीं है। फ्यूल तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर मुझे एक गाड़ी चलाने के लिए एक गाड़ी जितना ही फ्यूल टैंक हाइड्रोजन के लिए रखना पड़े तो फिर वो इतना आसान नहीं होगा ना। अभी तो छोटा सा फ्यूल टैंक होता है, उसमें हम फ्यूल भर लेते हैं और हमारी गाड़ी काफी दिन चल जाती है, लेकिन हाइड्रोजन गैस के साथ ऐसा नहीं होगा क्योंकि उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। कभी आपने सिलेंडर्स, जैसे देखो एलपीजी बोलते हैं जो सिलेंडर है, दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो लिक्विड भी और गैस भी कैसे होता है? वो होता है गैस को जब कंप्रेस करो। ठीक है, आपने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा होगा, सॉलिड लिक्विड गैस, ये पढ़ा है ना? रेज योर हैंड, स्टेट्स ऑफ मैटर तो सबको पता है? नहीं, सॉलिड लिक्विड गैस सबको पता है। उनमें मॉलिक्यूल्स की पैकिंग कैसे होती है? सॉलिड बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं आपस में, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स आपकी तरह रैंडम, कोई आराम से नहीं बैठता। ठीक है, आप सब गैसेस हो, इज इट? सॉलिड बन जाओ एकदम, अपनी सीट पे स्टिक करके आराम से बैठ के सुनो मेरी बात। ठीक है, चलो। तो मैं इतना भी नहीं, थोड़ा सा लिक्विड बन सकते हो, पर पूरा गैस रैंडमली मत मूव करो।
ठीक है, गैसेस नहीं, गैसेस की तरह बिहेव नहीं करना है। नॉर्मल रहो, आराम से बैठो, सुनो मेरी बात, कुछ पूछना है, कुछ नहीं समझ आता वो पूछो, जो आता है वो मुझे बताओ कि मैम हमें ये आता है। ठीक है, इंटरैक्टिव रखो इस क्लास को, बात करो मुझसे, पूछो मुझसे, बताओ मुझे, राइट। सो आई वाज टेलिंग यू, इसमें एक प्रोडक्ट है कोल गैस। फर्स्ट प्रोडक्ट कंसिस्ट ऑफ मेनली मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, जो मैंने आपको बताया कि आगे ये चीज फ्यूल बनती है। तो हम तो ये प्रोसेस इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमें ऐसी चीजें मिले जिनको आगे हम फ्यूल के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। और विंडो हाउस या whatever, please girls, please be seated. There is a class going on, you need to listen. Please be seated. When this water, यहाँ पर हमें मिल रहा है, this dissolves ammonia to form ammoniac liquor. And third product of organic compound is like benzene, toluene. ये नाम आपने नहीं सुने होंगे, मगर ऑर्गेनिक लैब में ये कंपाउंड्स बहुत यूज होते हैं। ठीक है, फिर ये है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। अब फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की कब जरूरत पड़ती है? डिस्टिलेशन की प्रोसेस में जब दो लिक्विड्स को सेपरेट करना होता है, तो मैंने बोला उनमें जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, दैट शुड बी हाई, एटलीस्ट हायर देन 20-30 डिग्रीज। जैसे हमने 100 एंड 150 का डिफरेंस का लिया था। मगर जो पेट्रोलियम की फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, गैस हो गया, नैफ्थॉल हो गया, केरोसिन, गैसोलीन, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, ये सारे आपके पेट्रोलियम की फ्रैक्शंस हैं। तो पेट्रोलियम की फ्रैक्शन को सेपरेट करना हो तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें बहुत कम डिफरेंस होता है। ठीक है, उनके बॉइलिंग पॉइंट में कम डिफरेंस होने की वजह से क्या होगा, जैसे आपके पास ये है ना पिक्चर, अब इसमें क्या होगा, जैसे ये सारा मैंने मान लो पेट्रोलियम लिया है यहाँ पे, तो क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं है बॉइलिंग पॉइंट में, तो सारे लिक्विड्स जो हैं वो इकट्ठे चलने लग जाते हैं। ठीक है, सारे इकट्ठे राइज करेंगे, पर हमारा पर्पस सबको बॉईल करना थोड़े ना है कि हाँ जी हीट कर दो, सारे बॉईल करके वेपर बना लेंगे, हम इकट्ठा कर लेंगे। नो, दिस इज नॉट आवर पर्पस। व्हाट आवर पर्पस इज टू सेपरेट दीज, और वो भी प्योर फॉर्म में, मिक्स नहीं कि पेट्रोल के साथ डीजल भी आ रहा है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, केरोसिन भी आ रहा है थोड़ा सा, कोई बात नहीं। नहीं, हमको अगर उसकी प्रॉपर सेपरेशन करनी है तो हमको ये प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है, विच इज कॉल्ड डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, राइट। कि फ्रैक्शंस अलग अलग हमको मिल सकती हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पर हम ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा देते हैं, जैसा आपने यहाँ पर देखा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, दिस वन, राइट। इसमें क्या है, ये हर्डल से ही हर एक लेवल पे थोड़े से हर्डल्स लगे हुए हैं। ये हर्डल्स किस लिए, कि जो सबसे फास्ट जाएगी वो तो निकल जाए, जो धीरे धीरे चढ़ने की कोशिश कर रही है वो वाली फ्रैक्शन को ये नीचे गिरा दे। इट इज लाइक अ रेस। ये रेस है लिक्विड्स की, जिसमें जिस लिक्विड का, ध्यान से सुनना, ठीक है, जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है वो फटाफट निकल जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट कम होने का मतलब है उसको ज्यादा हीट नहीं चाहिए बॉयल होने के लिए, थोड़ा सा हीट मिलेगा तो वो वेपर्स बना के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो वो सबसे पहले भाग जाएगा। ठीक है, उस रेस में सबसे पहले वो भागेगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो। मान लो 5 फ्रैक्शंस है, 100, 110, 120, 130, 140, तो 100 वाला सबसे पहले जाएगा। ठीक है, लेकिन 110 वाला साथ साथ चल पड़ेगा कि चलो मैं भी चलता हूँ, ये तो चल पड़ा, मैं भी चलता हूँ। मगर ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है ये उसको आगे बढ़ने नहीं देंगे। वो बोलेंगे अभी तुम्हारा टेम्परेचर नहीं आया है ऊपर, देखो अभी 100 ही है, तो अभी 100 वाला ही जाएगा।
वो लिक्विड इससे टकरा के नीचे गिरता रहेगा, ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा, नीचे गिरेगा। क्यों नीचे गिरेगा? क्योंकि उसको फुल एनर्जी नहीं मिली है। उसको फुल एनर्जी तभी मिलती है जब उसके टेम्परेचर की बारी आती है, वो है 110 डिग्री सेल्सियस पे, राइट। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे फटाफट वो लिक्विड निकल जाएगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट रीच हो चुका है, जो 100 वाला है। लेकिन साथ में अगर 110 वाला जाने की कोशिश करेगा तो ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम उसको धक्का मार के नीचे गिर, इसको बोलते हैं इसका सरफेस एरिया बढ़ाना, कि इसने अपना यहाँ पर ये हर्डल्स क्रिएट किए हैं जिसकी वजह से उसको ज्यादा जगह मिल गई है और उसको उस जगह पे टकरा टकरा के ऊपर जाना पड़ेगा। मगर क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट रीच नहीं हुआ है, उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होगी कि वो 100 वाले लिक्विड की तरह फटाफट ऊपर जाए। वो धीरे धीरे जाने की कोशिश करेगा और टकरा के नीचे गिरता रहेगा, टकरा के नीचे गिरता रहेगा। वो कब स्पीड से जा सकता है? जब उसका टेम्परेचर थर्मोमीटर में दिख जाए कि 110 आ गया, चलो जी फिर 110 फटाफट निकलेगा। लेकिन जब वो निकल रहा होगा तो 120 वाला साथ में चल पड़ेगा। अब फिर ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम उसको रोकेंगे कि देखो अभी थर्मोमीटर में 110 है, तो अभी वही जा सकता है, आप नहीं जा सकते। तो ये 120 वाले को नीचे गिराता रहेगा। तो ऐसे क्या होगा, एक टाइम पे एक ही लिक्विड ऊपर चढ़ पाएगा, दूसरे को ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम नीचे गिराता रहेगा। उससे हमारा क्या फायदा है कि अगर एक टाइम पे एक ही लिक्विड मिल रहा है तो हमें प्योर मिलेगा, वो हमारे को मिक्स नहीं मिलेगा कि थोड़े से पेट्रोल के साथ थोड़ा सा डीजल भी लो या थोड़ा सा केरोसिन भी लो, सेपरेट। अगर पेट्रोलियम है तो पेट्रोल मिलेगा, डीजल मिलेगा, केरोसिन अलग मिलेगा, ठीक है, या लुब्रिकेटिंग ऑयल अलग मिलेगा। तो सब अलग अलग फ्रैक्शंस हम सेपरेट कर सकते हैं यूजिंग फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। अब यहाँ पर आपको जैसे दिखाया है, सबसे ऊपर ये है ब्यूटेन एंड प्रोपेन। तो आप देख रहे हो जिसके जैसे हमने कहा, हमने 110 100 110 120 130 140 ऐसे लिया था, ठीक है। तो 100 वाला सबसे जल्दी गया था, मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो सबसे जल्दी भागेगा। तो देखो ये 20 है, ये 150 है, 200 300 370 400। तो जो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट वाला है वो फटाफट ऊपर भागेगा, दैट इज ब्यूटेन एंड प्रोपेन, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। और जिसका सबसे ज्यादा है वो बैठा रहेगा कि अभी मुझे और हीट चाहिए, इतनी हीट में मेरा क्या होगा, और दे दो और दे दो, ठीक है। जैसे जिसका पेट बड़ा होता है, ज्यादा खाता है, वो सबसे एंड तक खाता ही रहता है ना रेस्टोरेंट में जाके। जिसके छोटू है और दो थोड़ा सा खाएगा और फटाफट भाग जाएगा, तो वैसे ही है। तो इसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल का पेट सबसे बड़ा है, उसको सबसे ज्यादा हीट चाहिए, उतनी हीट दोगे तभी वो वेपर्स बना सकेगा, नहीं तो बैठा रहेगा आराम से कि मेरे पास तो इतनी हीट ही नहीं है, मैं तो जा ही नहीं सकता यहाँ से, ठीक है। तो इससे हमारा फायदा ये होगा कि हमें पता है लुब्रिकेटिंग ऑयल तो पहले निकलने नहीं वाला, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, तो उसको बहुत ज्यादा हीट लगेगी और बहुत ज्यादा टाइम लगेगा अभी निकलने में। लेकिन हमें पता है हमें ना ब्यूटेन और प्रोपेन फटाफट मिल जाएगा, तो हम बोलेंगे फटाफट पहले इसको सेपरेट कर देते हैं, ये हमारे पास कम बॉइलिंग पॉइंट वाला है, ये हमें ब्यूटेन प्रोपेन मिल गया। अगर आपको देख के पता भी नहीं लग रहा कि ये कौन सी चीज हो सकती है, आपको थर्मोमीटर में टेम्परेचर देख के पता लग जाएगा कि ये कौन सी चीज है, ठीक है। तो समझ आया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्यों करते हैं और कैसे करते हैं? किस किस को समझ नहीं आया प्लीज रेज योर हैंड्स। ओह, सबको समझ आ गया, दिस इज ग्रेट। लेट मी आस्क देम। सबको आ गया? और बिंदु क्लास का तो मुझे कोई श्योरिटी नहीं है, they weren't listening properly, they are just happy in themselves. Okay, take out the assignment. Have you got the assignment? Take out the assignment. So first is case study, coal and petroleum. Formation of coal
occurred hundreds of millions of years ago when there was extensive growth of plants in places like swamps and flooded forests. ये पूरी एक स्टोरी की तरह दिया हुआ है केस स्टडी कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ. तो जिनको नहीं पता वो ध्यान से सुनो, आपको पता लग जाएगा कि कैसे बना कोई. When plants died, they fell into water swamps. Under the water, they did not get sufficient oxygen, right? So millions of years ago, plants जो भी थे वो flooded forest में सारे दब गए earth crust के नीचे और वहां पर उनको ऑक्सीजन भी नहीं मिली. So the dead plants did not decompose completely and turned into layer of peat. ठीक है कि वो पूरी तरह से decompose नहीं हो पाए and they turned into layer of peat. As time passes, more and more sediments are covering the layer of the peat, burying it deeper and compressing it further. तो क्या हुआ कि उसके ऊपर और layers बनती गई और वो दबता गया, under pressure आया. ठीक है. The initial disintegration and decomposition of the organic matter was brought about by the action of bacteria and other microorganisms, forcing out the moisture and reducing the volume of the peat. As it got buried deeper, the high pressure and temperature turned into different coal forms depending upon their carbon content. तो मतलब क्या हुआ कि जो भी ये पेड़ अर्थ के सरफेस के नीचे आए थे उनको हाई टेम्परेचर और प्रेशर ने कोल में कन्वर्ट कर दिया. सो कैन यू टेल मी विच ऑर्गेनिजम्स फॉर्म कोल? किसने बनाया कोल? किससे बना है कोल? बोलो. बटल हाउस, आप बता सकते हो बटलर सेक्शन में से कोई किससे बना है कोल? प्लांट से, एनिमल से, जो भी ऑर्गेनिक अर्थ सरफेस के. वेरी गुड, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. व्हाट कंडीशंस आर रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोल फ्रॉम डेड वेजिटेशन? A is presence of sunlight and air. तो उनको अर्थ सरफेस के नीचे क्या मिल रहा था? सनलाइट एंड एयर मिल रही थी या फिर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर मिल रहा था या कोल्ड एंड ड्राई वेदर था या एक्सपोजर टू विंड एंड रेन? व्हाट वाज द कंडीशन? सेकंड क्वेश्चन, गिव मी द आंसर. कौन सी कंडीशंस थी जिनकी वजह से वो हुआ, कोल बना? किसको आता है? कम फॉरवर्ड, अनम्यूट योर माइक एंड गिव मी द आंसर. लेट मी सी कौन सा सेक्शन आप में से बेस्ट है जो देता है. हाँ जी. That the plants and animals got comprised by the soil. Okay, fine. Ask about conditions. What were the conditions? Okay, conditions were high temperature and High okay, beta, very good. Come to third question. It says assertion is the process of carbonization converts coal into petroleum, right? क्या ऐसा होता है कि कार्बोनाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें कोल से पेट्रोलियम बनता है? इज इट ट्रू? व्हाट इज प्रोसेस ऑफ कार्बोनाइजेशन? क्या चीज किस में कन्वर्ट होती है? यस, बटलर हाउस. हाँ जी बेटा, बटलर सेक्शन, व्हाटएवर, प्लीज अनम्यूट एंड टेल मी. इज इट ट्रू? Unmute your mic, beta. Coal. It is false because dead and decaying matter that is converted into coal. The process of carbonization means conversion of dead decaying plant or animal matter into coal. ठीक है, coal से petroleum नहीं बनता, तो assertion is false. And second statement says carbonization is the slow process. Yes, this is the true statement. Carbonization is the slow process of conversion of dead vegetation into coal under high temperature and pressure, right? So isme correct option is D, which says assertion is true.
but reason is, sorry, assertion is false, but reason is true. Come to the next question, fourth question, in which assertion says coal is an exhaustible natural source. Exhaustible होती है तो खत्म हो जाएगी, ठीक है? तो क्या coal exhaustible है? Is it true? हाँ जी. Is it true? May I give answer, ma'am? Yes, sure, बेटा. True, ma'am. Okay, coal खत्म हो जाएगा. So it takes millions of years to form and cannot be replenished quickly. Yes, this is actual reason कि वो क्यों exhaust हो जाएगा, क्योंकि हम उसको फटाफट consume कर रहे हैं. तो जितनी स्पीड से हम कंज्यूम कर रहे हैं उतनी स्पीड से वो बनेगा नहीं. वो मिलियंस ऑफ इयर्स लेता है बनने के लिए और हम उसको 100 इयर्स के अंदर अंदर कंज्यूम कर सकते हैं. अभी फिफ्थ क्वेश्चन. हाँ जी. assertion says destructive distillation of coal is done in the absence of air. Yes, we did it. Destructive distillation absence of air में होता है. And reason is it takes millions of years to form and cannot be replenished quickly. Yes, this is the reason कि बनने में बहुत टाइम लगता है और वो फटाफट नहीं यूज करना है हमको. ठीक है, तो A is the correct answer for this option. अब आपको 6 का आंसर देना है, ध्यान से सुनो. D option. Okay, D option. That says the substances whose components are separated by fractional distillation is all of these. सबको हम fractional distillation से separate कर सकते हैं. Okay, next question. Which is the main? आपको बताया सबका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, इसीलिए हम boiling point. The seventh answer is B. That main reason for using this fractionating column is difference in boiling point. Question 8. In fractional distillation, the order of liquid is कोनिकली का पहले low boiling, high boiling on the bottom and low boiling on the top. जैसे आप देख सकते हो, low boiling point जिसका है वो top पे है and high boiling point जिसका है वो bottom पे है. Next question. Bitumen is collected at the bottom of the fractional distillation jar. What does this indicate about its boiling point compared to other petroleum? कि बिटुमेन इसीलिए बॉटम पे मिलता है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है. राइट. ये 2-3 क्वेश्चंस जो बचे इनको खुद ट्राई करना. Then I'll see you in the next. Thank you.